ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स के इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 12th इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का यूनिट 7 में सतत विकास की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस यूनिट की, इस चैप्टर की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। सेकंड क्लास की आज हम बात करेंगे। उम्मीद है कि इसमें ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को की 2 क्लासें हैं, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड क्लास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको धारणीय विकास भी बोलते हैं। पहले शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की थी उसके बारे में बात करते हैं। देन फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिलेबस की, कि क्या सिलेबस था हमारा। धारणीय विकास, अर्थ संसाधन, पर्यावरण, आर्थिक विकास का प्रभाव, वैश्विक उष्णता। इसके बाद हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने बात की थी बेटा जी कि मार्च 2022 में जो आपका पेपर होगा, पक्का मान लेना बेटा जी पेपर होगा, क्योंकि पेंडेमिक की स्थिति आप देख रहे हैं। ग्राफ दिल्ली की पीक पकड़ ली है। आज 18 तारीख है और आज केस आए हैं 12,000। तो उम्मीद है कि 15 फरवरी तक स्कूल खुल जाने चाहिए, और यदि स्कूल 15 फरवरी तक खुल गए हैं तो मार्च और अप्रैल में पेपर पक्का होंगे बोर्ड के। तो आप ये ना सोचें कि पैंडेमिक आ गई है तो अब तो पेपर नहीं होंगे, शायद पिछले साल की तरह ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए पेपर की तैयारी करें, और इसी के दौरान, इसी तैयारी के लिए ही मैंने मार्च 2022 में जो हमारे क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर भी आप चाहें तो मुझसे मांग सकते हैं। जो सैम्पल पेपर है वो सैम्पल पे सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। सैम्पल पेपर आपके पास होगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना। हिंदी मीडियम में भी आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, है ना। यदि नहीं मिल रहा तो इसके कमेंट्स में आप लिखिएगा, मैं आपको सैम्पल पेपर, अपना फ़ोन नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो मैं आपको सैम्पल पेपर भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में कंबाइंड आपको सेंड कर दूंगा विद मार्किंग स्कीम। तो हमने इसमें डिस्कस किया था इसका सिलेबस, है ना। सिलेबस में हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का निर्धारण 12 मार्क्स का था। ये फर्स्ट बुक के थे। सेकंड बुक में ये 22 मार्क्स का हो गया। सेकंड बुक के हमने डिस्कस किए थे, डिटेल डिस्कस उसमें देख लेना। आज हम जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ये लगभग 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन तीनों चैप्टरों का वेटेज है 12 मार्क्स का। एक इंडिया चाइना वाला कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नाइबर्स में पाकिस्तान और चाइना 2 हैं, 6 मार्क्स का ये है। 12 और 6 18 मार्क्स की हमारी ये वाली बुक आएगी। कौन सी? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली। टोटल 40 मार्क्स का आपका ये आएगा। इसके साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में, पेपर के बारे में भी डिटेल कर देता हूँ इसी में ही, कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको, पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है वो 40 मार्क्स का दिया है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, 40 मार्क्स का ही पेपर आएगा। टोटल क्वेश्चन 13 आएंगे, 13 क्वेश्चंस होंगे। इन 13 क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 से 5 तक कितने क्वेश्चन हो गए बेटा जी? 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन मार्क्स। ये 3 मार्क्स के होंगे, इसका मतलब हो गए 15 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 11 to 13 कितने क्वेश्चन हो गए बेटा जी? 3 क्वेश्चन हो गए। ये 5 मार्क्स के होंगे, इसका मतलब 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। टोटल 40 मार्क्स के आपके
13 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन नंबर 13 और टोटल मार्क्स 40, ये आपका पेपर आएगा। इट मीन्स 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे पेपर में कहीं नहीं है। इसका मतलब समझते हो आप? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने हैं। कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो तैयारी, जैसी तैयारी आपने फर्स्ट टर्म में की थी वैसी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे। डेस्क्रिप्शन देना है आपको, इसका मतलब थ्योरी लिखनी है। लिखनी है तो याद करनी है, याद करनी है तो याद कैसे होगी? लिख लिख के याद होगी। ठीक हो गई बात? चलिए जी, ये आपका मोटा मोटा सा ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन का, और इसमें कैसे कैसे मार्क्स आएंगे, है ना, कि जो हमारी बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कितने मार्क्स की है? 22 मार्क्स की, और आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 18 मार्क्स की। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर है। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। वही प्रोजेक्ट चलेगा जोन सा प्रोजेक्ट आपने फर्स्ट टर्म में किया था। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, अपनी फाइल कंप्लीट करके अपने सर को सबमिट करनी है। वाइबा वगैरह होगा इस बार के प्रोजेक्ट में, आपने क्या क्या काम किया है उन सब के मार्क्स मिला के 10 मार्क्स होते हैं। टोटल 50 का आपका ये काम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल 100% ये दिमाग से निकाल देना कि पेपर नहीं होंगे, पेपर पक्का होंगे। तो सिंसियरली तैयारियां शुरू कर दो सभी सब्जेक्ट्स की। आपके और सब्जेक्ट्स के भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर आ गए हैं, है ना। तो अपने टीचर्स से मांगिएगा, सैंपल पेपर आपको वो दे देंगे। और टीचर्स भी नहीं दे पा रहे तो बेटा जी आप सीबीएसई की साइट पे जाके वहाँ पे पढ़े हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, इसमें हमने ये सारी चीज़ें करने के बाद एनवायरनमेंट की बात करी थी कि भाई एनवायरनमेंट होता क्या है। पर्यावरण शब्द की परिभाषा, फिर एनवायरनमेंट की परिभाषा की बात करी थी। इम्पोर्टेंट है परिभाषा, है ना। इसके बाद परिभाषा के बाद फिर हमने ये एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, इन दोनों के बारे में बात करी थी। दो फंक्शंस की बात करी थी। इसके बाद फिर हमने एनवायरनमेंट में क्या क्राइसिस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करी थी। इसके क्राइसिस के जो पर्यावरण संकट है, इसके क्या कारण हैं, इनकी बात करी। और इसके बाद फिर हमने इसके क्या प्रभाव होंगे, पर्यावरण संकट के क्या कारण हैं और प्रभाव क्या क्या होंगे। भाई इससे पर्यावरण खराब हो रहा है तो उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। इसकी बात करी हमने। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, के पृथ्वी का तापमान पिछले कुछ दशकों से लगातार बढ़ रहा है ना। औसत तापमान की बात कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर्दियों में तो काफ़ी ठंड पड़ रही है जी, कहाँ बढ़ रहा है ना। नहीं, औसत तापमान की बात है, जिससे ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हम पर, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ओजोन अपक्षय की प्रॉब्लम है कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्या होता है ये, किसके कारणों से होता है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके हम पे प्रभाव पड़ेंगे। इसके बाद एक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी थी। यहाँ तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था। नाउ वी विल स्टार्ट भारत में पर्यावरण की स्थिति, कि हमारे देश में पर्यावरण की स्थिति क्या है। यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। पहले तो हम ये देखें पर्यावरण में हमारे पास संसाधन क्या क्या है। तो भारत के पास बेहतर गुणवत्ता वाली नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। ये नदियों के जो आसपास का क्षेत्र है वो बहुत फर्टाइल होता है, उपजाऊ भूमि होती है, जिससे फसलें बहुत अच्छी होती हैं और उन फसलों के लिए नदियों से पानी भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो नदियों की इम्पोर्टेंस है। और सहायक नदियाँ,
है ना। गंगा में से नदियाँ निकल रही हैं, यमुना में से निकल रही हैं, हरे भरे जंगल हैं, प्रचुर खनिज भंडार हैं हमारे पास, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण का पठार काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्षिण के पठार में काली मिट्टी है बहुत, वहाँ कपास का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। काफ़ी बड़े भाग में फैले गंगा के मैदान दुनिया के सबसे अधिक उपजाऊ गहन खेती वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। भाई कहीं भी आप ये देखते हो कि जो भी शहर बस रहा है, बड़ा शहर जो भी है, वो किसी ना किसी नदी के किनारे है। सभ्यताएं आपने हिस्ट्री में पढ़ी हो कभी या वैसे कहीं सुनी हो, तो सभ्यताएं जितनी भी डेवलप होती हैं सब नदियों के किनारे होती हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी सभ्यता देख लो, हो सकता है वो नदी का अस्तित्व आज ख़त्म हो गया हो, लेकिन यदि आप उसको डीपली पढ़ेंगे ना तो किसी न किसी नदी के किनारे होंगे। भारत के जितने शहर हैं मैक्सिमम किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे, कि नहीं तो झील के किसी बड़े उसके किनारे मिलेंगे। कारण क्या है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है इसको सबसे पहले चाहिए पानी। हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। दिल्ली है यमुना के किनारे बसी हुई है ना। तो कभी भी जब दिल्ली बसाने की सोची होगी तो क्या सोच के यमुना के किनारे बसाई दिल्ली, जिसने भी बसाई, कि भाई पानी तो हमें सबसे पहले चाहिए और पानी है। और यमुना, ये जो यमुना के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ज़मीन भी उपजाऊ होगी तो यहाँ खेती भी अच्छे से हो पाएगी और पानी भी सब लोगों को मिलेगा। तो इसलिए शहर या आबादी नदियों के किनारे ही बसती है। भारत में जंगल असमान रूप से वितरित हैं जो अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और वन्य प्राणियों को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। सेंचुरीज जगह जगह बनी हुई हैं, हर स्टेट में कहीं ना कहीं जंगल हैं और उनमें वन्य प्राणी और जनसंख्या को हरियाली देते हैं। देश में लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। विश्व का लगभग 8% लौह अयस्क क्या होते हैं? ये जिनसे लोहा निकाला जाता है ना। अयस्क की फॉर्म में ये खानों से निकलते हैं, जिससे लोहा फिर निकालकर हम लोहे की सामान बनाते हैं। देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम आदि के भंडार भी हैं। परंतु हमारे देश में पर्यावरण स्थिति पर दोहरी मार है। क्यों है? देखिए, निर्धनता के कारण तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। भाई जो गरीब आदमी है ना, वो क्या करेगा? 900 रुपये का, 1000 रुपये का सिलेंडर तो खरीद नहीं सकता एलपीजी का। हालांकि उज्ज्वला योजना ने इनकी पहुंच सिलेंडर तक बना दी है ना। वर्तमान सरकार ने काफ़ी लोगों को, ऐसे गरीब परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब 1000 रुपये का सिलेंडर तो उसे ही भरवाना है बेचारे को। अब वो गरीबी में नहीं भरवा पाता। जब नहीं भरवा पाता क्या करेगा? लकड़ी काटेगा, है ना। जंगल से लकड़ी से अपना खाना बनाएगा, लकड़ी काटेगा तो पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। उधर लकड़ी जब जलाएगा या पशुओं के अपशिष्ट जलाता है, जैसे गोबर वगैरह के उपले बनाकर, है ना, उनसे धुआं होता है, प्रदूषण फैलता है। तो निर्धनता, गरीबी के कारण भी पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, गरीब आदमी खेती नहीं कर पाता, उसके पास खेत नहीं है, तो वो अपने पशुओं को क्या करेगा? जंगल में चराने के लिए छोड़ देता है। वहाँ घास चरेगा तो वो जंगल क्या होता है, घास की कमी हो जाएगी, ज़मीन खुली हो जाएगी, है ना, कवर नहीं रहेगी, तो बारिश में उसका मिट्टी कटती है। जल संसाधनों का प्रदूषण करेगा। भाई आप सारी दिल्ली या आपका एक कॉलोनी नदी में ही नहाना शुरू कर दे तो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी ना। वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, लोग जंगलों को काट कर खेत बना रहे हैं, जो कि पर्यावरण का डिग्रेडेशन अपक्षय कर रहा है। पहली ये किसके कारण? निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण। अब बेटा जी ये मत समझ लेना कि गरीबी लोग को कारण पोल्यूशन हो रहा है। दूसरी तरफ अब हम अमीरों की बात करते हैं, जो हम दिल्ली में अपने आप को सोचते हैं भाई ये गांव वाले पराली जला रहे हैं, इनके पास पराली जलाने के लिए, पराली का समाधान करने के लिए कुछ नहीं है, उठा के आग लगा देते हैं, जिससे हमारी दिल्ली भी पोल्यूटेड होती है।
एक कारण है वो, लेकिन वो ही कारण नहीं है। हम इससे पर्यावरण को प्रदूषित करने से सो कॉल्ड दिल्ली शहरी लोग है ना, जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी नहीं काट रहे, पशु नहीं चरा रहे, वो लोग सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमारा भी उतना ही योगदान है पोल्यूशन को करने में। दूसरी तरफ जीवन की समृद्धि, समृद्धि का मतलब है आपके पास संसाधन ज़्यादा हैं। संपन्नता या समृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। आप वस्तुएं और सेवाओं की मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है 2500 के 5,000 के जूते लेते हैं, 2 दिन पहनते हैं, उसके बाद वो जूते नहीं है तो आउट ऑफ फैशन हो गए, छोड़ो यार, नए जूते खरीदते हैं। ऐसे ही कपड़े नए खरीद रहे हैं, घड़ियाँ नई खरीद रहे हैं, मोबाइल नए खरीद रहे हो। इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा रहे हैं। मांग बढ़ने से क्या होगा, जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, पर्यावरण से संसाधन तो चाहिए ही, कपड़ा चाहिए, है ना, कपड़े बन रहे हैं, आपको बिना मतलब बिना पिछला कपड़ा आपने ख़राब नहीं हुआ हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आउट ऑफ फैशन हो गया जी, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं तो नया कपड़ा खरीद के लाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसमें जो कपास लगी है, उसमें जो संसाधन खर्च हुए हैं, उसको बनाने में जो बिजली खर्च हुई है, जो मजदूरी लगी है, वो सब बेकार गई। अरे आपके पास पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप संसाधनों को का अपव्यय करेंगे। भाई प्रकृति में अभी भी पॉपुलेशन हालांकि ज़्यादा है, लेकिन अभी भी प्रकृति का ये वादा है कि मस्ती के साथ जियो, भरपूर इस्तेमाल करो संसाधनों को, कमी नहीं होने देगी नेचर, हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण कमी नहीं होने देगा, लेकिन मिसयूज मत करो बेटा। तो पर्यावरण के संसाधनों का अपव्यय करना सबसे बड़ा दोष हो जाता है। इस ऊंची मांग, क्योंकि हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा रहे हैं, पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि की जाती है। उत्पादन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है ना। जनसंख्या के लिए जितना चाहिए उतना तो है अब, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्पादन हमें क्यों करना पड़ रहा है कि आप लोग मिसयूज कर रहे हैं, जो सीमित प्राकृतिक संसाधनों की मांग को बढ़ाएगा। अत्यधिक वाहनों और उद्योगों के कारण प्रदूषण बढ़ता है। अरे बंदे को एक को जाना है, गाड़ी ऐसी ले रहा है जो 5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। भाई मुझे तो ऐसी गाड़ी चाहिए जो रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, ग्रीन होते ही सबसे आगे जाए, पिकअप बहुत अच्छा हो, चाहे वो बाइक है चाहे वो कार है। भाई जब तुम्हें तकड़े पिकअप की गाड़ी चाहिएगी, है ना, 350 सीसी की मोटरसाइकिल चाहिएगी, 500 सीसी की मोटरसाइकिल चाहिएगी, बुलेट, ये और भी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारी आती हैं, है ना, इनकी एवरेज कितनी होगी मोटरसाइकिल की, इसकी जो 500 सीसी की मोटरसाइकिल है 20 की पर लीटर। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर चलने में ही तुम क्या करोगे, 1 लीटर पेट्रोल फूंक दिया। जो बड़ी गाड़ियां हैं, कार की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक अकेला आदमी बैठा है, उसको कहीं जाना है, 5 किलोमीटर चलता है ना, ये सफारी और ओडी और ये वाली गाड़ियाँ 5-10 किलोमीटर यात्रा करता है, 1 लीटर पेट्रोल फूंक देता है। मतलब ये पेट्रोल उसने क्या किया, यहाँ 20 किलोमीटर चलते ही, यहाँ 5 किलोमीटर चलते ही 1 लीटर पेट्रोल का धुआं बना के वातावरण में छोड़ दिया। और ये पेट्रोल का धुआं वातावरण में क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। जितनी फैक्ट्री ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा रहे हैं, हर फैक्ट्री से कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता ही है। देन इसका मतलब जितना अमीरों का योगदान है उतना ही गरीबों का। गरीब अमीर दोनों दोहरी मार इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हम सोचें कि भाई गरीब आदमी पोल्यूशन कर रहा है, निर्धनता के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, यदि हम इनको अमीर कर दें, इनको सेवाएं और वे वस्तुएं और सेवाएं बहुत सारी दे दें, तो फिर हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि अमीरों की भी हालत वही है। ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, जिससे धूल उड़ती है ना। दिल्ली में पोल्यूशन में केवल पराली जलाने से ही काम नहीं हो रहा, बहुत सारा योगदान हमारा है। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन लग गया था, सड़कें खाली हो गई थी, हमारी दिल्ली साफ सुथरी हो गई थी। पराली तो उस साल भी जली थी, लेकिन धुआं सड़कों पे, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, निर्माण का कार्य, बिल्डिंग बननी बंद हो गई थी, सड़कों पे वाहन बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, इसी से ही पोल्यूशन ख़त्म हो गया। इसका मतलब पोल्यूशन में
वाहनों का, फैक्ट्रियों का, मकान बनाने का जो धूल उड़ती है, इन सब का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। केवल गरीबों का ही नहीं है पॉल्यूशन। भारत में पर्यावरण की कुछ मुख्य चुनौतियां, मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। भूमि अपक्षय, बारिश के साथ मिट्टी बह जाती है, अपरदन बोलते हैं उसको, मृदा अपरदन। अपक्षय क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हम एज ए फार्मर, किसान के रूप में, उसमें इतने सारे पेस्टिसाइड्स, पीड़कनाशी, फसलों में कीड़े लग जाते हैं, कीटनाशी, है ना, लगभग एक जैसे ही शब्द हैं, आप इनको कॉमन ही मान के पढ़ सकते हैं। इनका उपयोग करते हैं। ये क्या है? पॉइजन है, जहर है। ये जहर कीड़ों को तो मारते हैं लेकिन मिट्टी में घुल जाते हैं, बारिश के साथ वो बह के पानी में जाते हैं, अल्टीमेट हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं, उस मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। बहुत सारे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, है ना, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्टिलाइज़र भी उस फसल के लिए एक बार फ़ायदा देते हैं, उसके बाद मिट्टी में या तो जो ज़मीन में अंदर पानी है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, या आसपास बहकर, पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों तक पहुँचते हैं। वहाँ उस तालाब के पानी की, उस नदी के पानी की, उस भौम जल स्तर बोलते हैं, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, जिसको हम कुएँ से, ट्यूबवेल से निकालते हैं, है ना, नल से, नल गाड़ कर निकालते हैं, इस पानी की गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं। ये खराब हुई, यही कारण है कि आप दिल्ली में हैंडपंप का पानी नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदूषण, हमारे जो केमिकल्स हैं, हम जो फैक्ट्रियों के केमिकल्स हैं, जो धीरे धीरे भूमि में समाकर नीचे का पानी उन्होंने खराब कर दिया। तो हमारा कितना बड़ा पानी का स्रोत खराब कर लिया हमने। नहीं तो हम चाहे जहाँ दिल्ली में जिस घर में भी हैं वहीं एक हैंडपंप लगा लें, और हमें ना तो एमसीडी के पानी की ज़रूरत है, ना हमें इस बात की वेट करनी कितने बजे पानी आएगा, आज आएगा नहीं आएगा, कितना भी पानी बरतो। लेकिन हमने क्या किया? अपनी मूर्खताओं की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से ज़मीन के अंदर का पानी खराब कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? भाई एमसीडी का पानी कब आएगा? शाम को 6 बजे आता है, आज तो पानी नहीं आया। सब जगह पानी की समस्या खड़ी कर ली हमने। देन वनों का विनाश कर रहे हैं, अपक्षय कर रहे हैं, मृदा अपरदन, जो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है वो बह गई, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? उपजाऊ नहीं रहेगी। जैविक विविधता, जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, है ना, पौधे, बहुत सारी वैरायटी के बहुत सारे जीव जंतु, उन सबको धीरे धीरे उनकी प्रजातियां कम होती जा रही हैं, वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो एक तो चुनौती ये हो गई। इसमें भूमि अपक्षय मैंने आपको बता दिया। भूमि अपक्षय से अभिप्राय मृदा की गुणवत्ता में कमी से होता है, मिट्टी की क्वालिटी खराब कर ली, जो निम्न गतिविधियों के कारण होती है। वनों के विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, जंगल काट दिए तो वहाँ क्या होगा? मिट्टी खराब हो गई, और वहाँ पे जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको खत्म हो गए वो। अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। जलाऊ, भाई बहुत दिनों में पेड़ तैयार होता है और हम क्या करते हैं? एक दिन में काट के उसको अपना जलाने की तैयारी कर देते हैं। खेती बाड़ी, वही कीटनाशी, पीड़कनाशी, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमने खेतों की मिट्टी खराब कर ली, है ना। इसी के मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। पंजाब 5 नदियों का देश, 3 नदियाँ अभी भी हैं, क्योंकि पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान में चला गया तो 2 नदियाँ वहाँ चली गई, 3 नदियाँ अभी भी हमारे पास हैं। इन 3 नदियों के कारण पंजाब में इतना पानी है और इतनी उपजाऊ भूमि है, क्योंकि नदी के जो मैदान होते हैं उनकी भूमि उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा हमारी उपजाऊ भूमि देश में पंजाब में है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन उपजाऊ, फिर भी धीरे धीरे पंजाब के किसानों ने क्या किया कि भाई ज़्यादा और ज़्यादा उत्पादन हो, और ज़्यादा उत्पादन हो, उसके लिए बहुत सारे कीटनाशी, है ना, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, खरपतवारनाशी, है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स को, जो फसल के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए, बजाय खुरपी से निकालने के लिए क्या किया? केमिकल का स्प्रे कर दिया। उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। एक साल में 3-3 फसलें ली, जिससे क्या हुआ? यहाँ की ज़मीन खराब हो गई।
और ज़मीन ख़राब होने के साथ साथ क्या हुआ, ज़मीन के अंदर का पानी, नीचे का पानी जो ट्यूबवेल वगैरह लगा के बाहर निकालते हैं, जो आज भी गांव में हैंडपंप से पानी पी लेते हैं, वो हैंडपंप जो ज़मीन का भौमजल स्तर है वो नीचे भी गया और जो पानी था वो ख़राब भी हो गया। ख़राब का मतलब पोल्यूटेड हो गया। इसको एक पंजाब में फिरोजपुर जिला है, उसी के आसपास का क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ इतना पोल्यूटेड हो गया है ये ज़मीन का पानी कि गांव के लोगों के लिए एमसीडी का और इनका पानी तो है नहीं, वो तो बेचारे ज़मीन का ही पीते हैं। उस पानी को पीने से इन जिलों में फाजिल्का है एक जगह, फाजिल्का मंडी सुना भी होगा पंजाब में। इस वाले क्षेत्र में, फिरोजपुर फाजिल्का वाले क्षेत्र में, गंगानगर बॉर्डर से मिलता हुआ है ये पाकिस्तान और इधर राजस्थान और ये पंजाब, इन तीनों का बॉर्डर पे मिली हुई जगह है ये। यहाँ लगभग लगभग हर घर में एक कैंसर पेशेंट है। समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस क्षेत्र में लगभग प्रत्येक घर में एक कैंसर का मरीज है। कारण क्या है, जमीन का खराब पानी पीना। अब गांव में भी क्या कर रहे हैं, आरओ लगाने पड़ रहे हैं। सरकार आरओ लगा के एक प्लांट लगा रखा है, पानी साफ करके हर घर को देती है। तो कितना बड़ा खर्चा बढ़ गया। यहीं से फिरोजपुर फाजिल्का से एक ट्रेन जाती है बीकानेर, और बीकानेर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कैंसर का, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। वहाँ इलाज कराने ये लोग जाते हैं उस ट्रेन से, इसलिए उस ट्रेन का लोकल नाम, वैसे नाम तो कुछ और है ना रेलवे के कागजों में, लेकिन लोकल नाम उस ट्रेन का नाम क्या रख दिया, कैंसर एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट ही बीकानेर जाते हैं यहाँ से। बीकानेर में सरकारी अस्पताल है, अच्छा अस्पताल है, कम पैसों में इलाज हो जाता है। तो भाई देखो, इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड पंजाब की, इतने अच्छे किसान है ना, इतनी ज़्यादा इनकम, उसके बावजूद भी किस समस्या में जागो से। ये समस्या कोई एक दिन में नहीं आई, पिछले 20-30 साल से लगातार ये काम हो रहा था, इसलिए समस्या अब आकर खड़ी हो गई। एक दिन में समाप्त भी नहीं होगी ये चाहे किसान या वहाँ सरकार चाहे कि भाई वहाँ वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स है ना, पीड़कनाशी और उर्वरक और ये केमिकल्स का इस्तेमाल खेती में बंद कर दें तो कल को पानी ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक होने में भी 20-30 साल लगेंगे। तो समझ गए खेती बाड़ी की कितनी प्रॉब्लम हो गई। वन भूमि का अतिक्रमण है ना, जंगल काट के शहर बसा दिए, वनों में आग, जंगल में आग लग जाती है, अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों का न अपनाया जाना, बारिश के पानी के साथ, बाढ़ के साथ क्या होती है, मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। अनुचित फसल चक्रण, इसको भी एक थोड़ा सा समझ लीजिए। अनुचित फसल चक्रण का मतलब है, जैसे आप देखते हैं जैसे पालक है, पालक आयरन का स्रोत है ना। आपके शरीर में आयरन की कमी है, अरक्तता है, एनीमिया है, खून की कमी कह देते हैं जनरली, तो उस बच्चे को क्या कह देते हैं, भाई पालक और हरी सब्जियां खाया करो ज़्यादा से ज़्यादा, पालक खूब खाओ। इसका मतलब पालक में आयरन होता है। ये आयरन पालक के पौधे ने कहाँ से लिया होगा, जमीन से, ऐसा ही हुआ होगा, यहाँ मिट्टी से लिया होगा। अब यदि हम एक खेत में लगातार पालक ही पालक उगाते रहें तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इस मिट्टी में आयरन की और अन्य पोषक तत्वों की जो पालक में ज़्यादा होते हैं उनकी कमी हो जाएगी। ऐसा ही होगा। इतनी तेज़ी से आयरन पूर्ति नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से पालक इसको खींच रहा है, अपने पौधा अवशोषित कर रहा है। धीरे धीरे मिट्टी क्या होगी, यदि हम लगातार इसमें पालक ही पालक उगाते रहेंगे तो ये मिट्टी खराब हो जाएगी, इसमें पालक की फसल कम अच्छी होगी, क्योंकि पालक की फसल को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए, और आयरन हमारे पास है नहीं उस ज़मीन में, तो पालक की फसल अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि एक खेत में फसलें बदल बदल कर बोएं। कभी गन्ना बो दिया तो कभी गेहूँ बो दिया, कभी मटर बो दी, कभी चना, एक साल चना उगा दिया, एक साल फिर गेहूँ उगा लिया, फिर इसमें मक्का उगा ली है ना, फिर
मटर उगा ली। इस तरह से हम फसलों को अदल बदल कर बोए, जिसको हम बोलते हैं फसल चक्रण, जिससे भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहेगी, भूमि उर्वरक बनी रहेगी, उपजाऊ बनी रहेगी और फसल भी अच्छी होगी, वरना मिट्टी खराब हो जाएगी। देन कृषि रसायनों का अनुचित प्रयोग, जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक, इसके बारे में काफ़ी बात हो गई। सिंचाई व्यवस्था का अविवेकपूर्ण प्रबंधन, हमें पता है किसानों को, या हमें पता ही नहीं होता किस फसल को कितना पानी चाहिए, बस हम तो बिजली आई या वह नहर का पानी मिल रहा है खेत में दे दिया, थोड़ा सा सूखते ही खेत को पानी दे दिया, पानी देते रहते हैं, हमें लगता है जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। तो पानी का मिसयूज हो रहा है। भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, भाई जब बारिश होती है, बारिश का बहुत सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है ना, ये ज़मीन की लेयर है, यहाँ से पानी रिस रिस के मिट्टी में से नीचे चला जाता है। अब मान लीजिए गया तो आपके क्षेत्र में 100 लीटर, और आपने हैंडपम्प से या ट्यूबवेल से या बोरिंग करके निकाल लिया 1000 लीटर 100 लीटर के बजाय, तो भाई पानी गया कम, निकला ज़्यादा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी नीचे कम होता जाएगा, तो वाटर लेवल और नीचे बढ़ता रहेगा, गहराई में पानी जाता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी क्षमता है, भाई 100 लीटर अंदर जा रहा है तो 100 के बजाय 100 ही लीटर बाहर निकालें, 100 से ज़्यादा लीटर बाहर नहीं निकालेंगे तो वाटर लेवल रुका रहेगा, तो उससे ज़्यादा पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। संसाधनों का निर्बाध उपलब्धता हमें लगातार नहीं हो रही, धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं दुनिया में कोयला पेट्रोल कम घटते जा रहे हैं। कृषि पर निर्भर लोग गरीब हैं, तो गरीबी के कारण क्या करेंगे, वो लकड़ी जलाएंगे, उपले जलाएंगे, है ना। देन एक समस्या और भी है हमारे देश में कि विश्व जनसंख्या का 17% और विश्व में जितने पशु हैं उनका 20% हमारे पास है भारत में। जितने दुनिया में पशु हैं उनमें से 20% भारत में है। जितनी जनसंख्या है उसका 17% जनसंख्या भारत में है। तो इसका मतलब हमारे पास विश्व में जितनी ज़मीन है उसका भी 17-18% तो हमारे पास होना चाहिए। हमारी हिस्सेदारी तो इतनी बनती है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल के नाम पर मात्र 2.5% जमीन है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व हमारा बहुत ज़्यादा है और पशुधन का भी यही हाल है और जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अब एक ही जगह बहुत सारे लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण तो खराब होगा ही। तो इसका मतलब जनसंख्या आवश्यकता से भारत में बहुत ज़्यादा है। वन विनाश में प्राकृतिक वन और जंगली जगहों का स्थायी विनाश सम्मिलित है, अर्थात वर्षा के जंगलों की कटाई, सफाई और समाप्ति से है। जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, हम काट लेते हैं, उनको खाली करके अपनी बिल्डिंगें बना लेते हैं, है ना, या खेत बना लेते हैं, जहाँ भूमि इसके बाद गैर जंगल प्रयोग में परिवर्तित कर दी जाती है। गैर जंगल प्रयोग वो रहने के लिए कर लें, खेती के लिए कर लें। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.08 हेक्टेयर है। एक व्यक्ति के हिस्से में इतनी ज़मीन आती है, इतना जंगल आता है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग कितनी, इससे 5 गुना ज़्यादा चाहिए, 5 गुने से भी ज़्यादा, बल्कि 6 गुना हो गई, 6 8 48 है ना, 0.48 होता तो फिर 6 गुना हो जाती है, तो 6 गुना भूमि चाहिए, वो बहुत कम है। 1970 के प्रारंभ में तेजी से रहे वन के बारे में जागृत करने के उद्देश्य से एक चिपको आंदोलन चला था। डिटेल में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। कर्नाटक में इसी प्रकार एक अपिको आंदोलन चला था। यह आंदोलन जंगल से पेड़ काटने या जंगल काटने के विरोध में स्थानीय लोगों ने शुरू किए थे। आपने 10th की साइंस में भी पढ़े होंगे। सोइल एरोजन, मृदा अपरदन, मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण बह जाना या नष्ट हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मैंने आपको डिटेल समझा दी। इसका एक मुख्य कारण वन विनाश है। मृदा अपरदन के कारण भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बह जाती है, बारिश के साथ, बाढ़ के साथ, है ना,
पानी के साथ ऊपर की भूमि की ऊपरी करीब ये मानो 1 फीट जो ज़मीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, वो बह गई तो भूमि की उपजाऊता खत्म हो जाती है। जैव विविधता की हानि। जैव विविधता आनुवांशिक प्रजातियां, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों में कमी है ना। किसी जंगल में, किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की जो आप कह सकते हैं वैरायटी है, जो प्रजातियां हैं, वो घटती जा रही हैं। इसको जैव विविधता की कमी कहते हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैव विविधता विभिन्न स्रोतों से स्थानीय समुद्री व जलीय परिस्थितियों और पारिस्थितिक जटिलताएं सम्मिलित हैं, जिनका वे हिस्सा हैं। प्राप्त होने वाले सजीवों की परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। जैसे मैं तुम्हें एक बताऊं, मधुमक्खी खत्म होती नहीं है। आप सोचोगे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, मधुमक्खी तो हमें कभी याद काट ही लेती है और नुकसान ही देती है, अच्छा है खत्म हो जाए ना बेटा जी। मधुमक्खी यदि खत्म होंगी तो फूलों में परागण नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा। फूलों में पोलिनेशन नहीं होगा, मधुमक्खी और मक्खियों जैसे ऐसे कीट पतंगे खत्म हो गए बिल्कुल, तो पोलिनेशन नहीं होगा। पोलिनेशन नहीं होगा तो फूल से फल नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, तो कैसे उत्पादन होगा भाई। फसल में फूल तो आएंगे, फल नहीं आएंगे, तो कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो एक छोटे से जीव के कारण भी हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वायु प्रदूषण। वायुमंडल के प्राकृतिक संगठन में बदलाव वायु प्रदूषण। जैसा प्रकृति ने हमें वायुमंडल दिया है उसमें यदि हम बदलाव कर रहे हैं तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। भारत में वायु प्रदूषण मुख्यतः वाहनों में धुआं, फैक्ट्रियों से निकला धुआं, थर्मल पावर संयंत्रों के कारण होता है। विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है हमारा देश। इन कारणों से वायुमंडल के संगठन में गैसों का प्रतिशत परिवर्तन बदलाव वायु प्रदूषण कहलाता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सीधा सीधा। क्या करें हम इसको रोकने के लिए? दिल्ली में सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन दें, सीएनजी बसें, है ना, कारों से ना चलकर किससे यात्रा करें? बसों से यात्रा करें। बस कितना एवरेज देती है? मान लीजिए 10 का भी एवरेज देती है या 5 का भी एवरेज देती है, तो 5 में 50 आदमी जा रहे हैं। और एक डीजल की गाड़ी जो बड़ी कार है उसमें अकेला आदमी जा रहा है, वो भी 5 की एवरेज दे रहा है। इसका मतलब 49 आदमियों की ट्रैवलिंग का हक खा गया। सड़कों पे भीड़ भी होती है। या तो हम ऐसी बसों का इस्तेमाल करें या मेट्रो का जो बिजली से चलती है, पोल्यूशन ना के बराबर करती है। वाहनों में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधनों को प्रोत्साहन दें, जैसे सीएनजी है। अपेक्षाकृत साफ है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते सीएनजी चलाने वाला बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं कर रहा। पोल्यूशन तो हो रहा है, वायुमंडल की गैसों का संगठन तो बदल रहा है, लेकिन कम हानिकारक है। घरों में परंपरागत ईंधन के स्थान पर साफ और स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी का इस्तेमाल करें। समझते हैं, मैंने बता दिया था। स्वच्छ तकनीकों को प्रोत्साहन दें। ताजे पानी का प्रबंधन कैसे करें, है ना। आजकल तो आप देख रहे हैं जो बड़े मकान बन रहे हैं, बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक कोने में कि भाई इस यहाँ जितनी भी बारिश का पानी हो रहा हो ज़मीन में चला जाए, ऐसा भी व्यवस्था करी जा रही है। ठोस अपशिष्ट का जो कूड़ा करकट है, इसका ठीक से मैनेजमेंट हो कि वो ठीक से गल सड़ के पुनः वापस लौट जाए। इन सब कामों के लिए भारत में एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है। भारत में जल और वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप देखते हैं यदि मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह पीयूसी रखते हैं आजकल, पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ, पुलिस वाले पूछते हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, ये पोल्यूशन बोर्ड ही देता है कि भाई ये गाड़ी कम धुआं दे रही है। की स्थापना की गई। यह जलवायु और भूमि प्रदूषण पर विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, भाई कितना पोल्यूशन फैल रहा है, तथा इनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार को सलाह देते हैं और मानक तय करते हैं। आपने सुना होगा आजकल भारत में, है ना, कुछ पुरानी गाड़ियाँ, 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी पेट्रोल की, 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल की नहीं चलेगी सड़क पे, क्योंकि अपेक्षाकृत पोल्यूशन कर रही हैं। हर बार जैसे जैसे इंजन एफिशिएंट होते जा रहे हैं, इनके
स्टैंडर्ड तय हो जाते हैं। जैसे आजकल भारत, या एक चल रहा, आपने सुना कभी यूरो 5, यूरो 6, यूरो 4 या भारत 5, ये कार पे लिखा होता है। इसका मतलब ये भारत 5, 6, 4 है ना। पहले यूरो 3 भी थी, फिर वो ज़्यादा इंजन अच्छे हुए, कम पोल्यूशन हुआ, वही सरकार ने कहा दी यूरो 4 से कम का इंजन नहीं लगेगा किसी भी कार में। फिर कह दी सिर्फ यूरो 5 से कम का इंजन नहीं लगेगा। तो ये सब पोल्यूशन कारों से कम हो, वाहनों से कम हो, इसके लिए काम होता है। ये क्वेश्चन है एक बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत कैसे अधिक है। भाई हम फैक्ट्री लगा ली, पोल्यूशन तो हमने कर लिया, उससे उत्पादन किया, हमें तो लग रहा है कि उत्पादन करके हमने पैसे कमा लिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि वो जो पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियों का इलाज कराने में पैसा खर्च होता है, तो वहाँ लागत बढ़ गई ना। ये एक एग्जाम्पल है, पूरा क्वेश्चन हम इसका आंसर पढ़ते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। यह कहना सही है कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव की अवसर लागत अधिक है। क्या क्या? पिछले आर्थिक विकास ने नदियों और भूजल को प्रदूषित कर दिया और सुखा दिया। पानी एक दुर्लभ वस्तु बन गई। यदि हम पानी खराब ना करते, प्रदूषित ना करते, नदियों में पानी ना कम होता, खराब पोल्यूटेड ना होता, तो 20 रुपये में बिस्लेरी की बोतल या पानी की बोतल नहीं बिक रही होती। पानी सार्वजनिक वस्तु है, लेकिन हमने क्या क्या बना दिया इसको? दुर्लभ वस्तु, आर्थिक वस्तु बना दिया, पैसे में बिकने वाली चीज बना दिया, है ना। पुराने जमाने में प्याऊ लगाते थे लोग। पानी सबका है, साझी संपत्ति है, लेकिन अब पानी बोतलों में बंद होके, और आपको मीटर से, है ना, आपके घर में भी मीटर लग रहा होगा पानी का। इसका मतलब दुर्लभ वस्तु हो गई, आर्थिक वस्तु हो गई। जितना ज़्यादा पानी खर्च करेंगे उतनी ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। संसाधनों के निष्कर्षण ने इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों को समाप्त कर दिया। कोयला, पेट्रोल समाप्त होने के कगार पे हैं, और बहुत सारे संसाधन समाप्ति के कगार में हैं। तो नए संसाधनों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर सरकार को एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। यदि वही संसाधन चल रहे होते तो ये राशि बच जाती ना। यहाँ पानी के पैसे बच जाते ना। एयर प्यूरीफायर भी लगाते हैं हम तो घरों में, वो पैसे बचते। जलवायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण रोगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ज़्यादा बीमार होते हैं लोग, तो स्वास्थ्य का खर्च काफ़ी बढ़ गया। यदि पोल्यूशन नहीं होता ये भी बच जाता। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन अवक्षय जैसी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे भी सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को, अर्थात पैसे को खर्च करवाते हैं, बढ़ाने में योगदान करते हैं। नेक्स्ट इज, जो इसका लास्ट टॉपिक है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर का नाम भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के अनुसार ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करे, धारणीय विकास कहलाता है। इसी को सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। बेटा जी, इस डेफिनेशन को रट लेना, घुमा फिरा के पूछी जाएगी, और सारा धारणीय विकास इसी पे टिका हुआ है। इसी को, यदि डेफिनेशन को ठीक से समझ लिया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहते क्या हैं भाई, आज हमारे पास हमारी आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल की, गाड़ियां चलानी है। आज हम खूब सारा पेट्रोल निकालते रहें, इस्तेमाल करते रहें, पोल्यूशन बढ़ाते रहें, प्रदूषण बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। अरे हमारी ज़िंदगी तो कट ही जाएगी, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा? पेट्रोल मिलेगा उन्हें? नहीं मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन्हें नहीं मिलेंगे। भाई क्या करेंगे वो? घोड़ा गाड़ी पे यात्रा करेंगे क्या? हैं? इतना पॉल्यूशन कर देंगे कि उन्हें फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। तो वो क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं के बिना ही जिंदा रहेंगे। इसका मतलब उन्हें तो जंगल में जैसे हमारे पूर्वज रहते थे ऐसे रहना पड़ जाएगा। तो उनकी आवश्यकताओं की हम कटौती कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कि हमारी आवश्यकताओं, वर्तमान पीढ़ी की, हमारी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्षमता पे समझौता नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि हम सारा पेट्रोल हम ही इस्तेमाल कर लें और वो बेचारे बिना पेट्रोल के ही रह जाएं। तो सारे संसाधन हम ही, पानी हम ही खराब कर दें, वो बेचारे बिना पानी के रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाली संतानों के लिए भी आवश्यकता पूर्ति के लिए चीज़ें मिलती रहें, संसाधन मिलते रहें, ऐसा कुछ हम करें। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सतत विकास। देन धारणीय विकास शब्द का प्रयोग एक तरफ आर्थिक विकास, दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण के बीच वांछनीय संतुलन को स्पष्ट करने के प्रयास के रूप में किया गया है। भाई आर्थिक विकास तो करें हम, भाई पोल्यूशन हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, क्यों हो रहा है ये भी बात होगी। क्या करें? क्या हम अब पैदल चलना शुरू कर दें? क्या घोड़ा गाड़ी का युग दोबारा बैलगाड़ी का युग ले आएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना हमें करना चाहिए। यदि हम इसी तरह से पेट्रोल डीजल जलाते रहे तो अगली पीढ़ी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भाई क्या करें? उसका समाधान है धारणीय विकास। तो हम आर्थिक विकास तो करें अपना, सभ्यताएं विकसित तो होती रहेंगी, हम विकास तो करते रहेंगे। 20 साल में और अब में बहुत फर्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने विकसित कर ली है ना, जीवन आसान करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण का संरक्षण भी करें, इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकालें, अर्थात ऐसा विकास जो सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना पर्यावरण की हानि किए विकास सुनिश्चित करता है। लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन तो हमें करना ही पड़ेगा, फैक्ट्रियां तो लगानी ही पड़ेंगी, लेकिन पोल्यूशन भी ना हो, ऐसा कुछ रास्ता हम ढूंढें। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? संसाधनों को न्यायपूर्ण प्रयोग करें, न्यायपूर्ण मतलब उतना ही संसाधनों का इस्तेमाल करें जितने से हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, संसाधनों का अपव्यय न हो, मिसयूज ना हो, जैसा मैंने ऊपर बताया था, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। पहला, जैव विविधता व अन्य संसाधनों की लंबी अवधि तक संरक्षण और पोषण करें। जैव विविधता समझ ही गए होंगे आप, पहले एक्सप्लेन कर दिया। इसकी हानि नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, आहार श्रृंखला और बहुत सारी श्रृंखलाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का जीवन दूसरे के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। धारणीय विकास में इस बात पर बल दिया जाता है कि भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करने का हमारा नैतिक दायित्व है। भाई ये तो हमारी आगे आने वाली संतानों के लिए हमारा फर्ज भी है ना, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें भी एक अच्छा सा भूमंडल प्रदान करें, साफ सुथरा वातावरण प्रदान करें। अब यह धारणीय विकास को कैसे प्राप्त करें? मानव जनसंख्या को पर्यावरण के धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। भाई सबसे बड़ी समस्या तो पॉपुलेशन की है, जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा संसाधन चाहिएंगे, उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा चाहिएंगी, उतना ही फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि भारत को या विश्व को जितनी जनसंख्या की आवश्यकता है उससे अधिक जनसंख्या हम ना बढ़ने दें, है ना। हम दो, हमारे दो। अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि चीन ने एक शिशु नीति अपनाई थी। चीन ने कानून बना दिया था कि भाई एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे। क्यों? अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ इस तरह के हमें इंतजाम करने होंगे कि मनुष्य की संख्या पृथ्वी के धारण क्षमता से अधिक होती जा रही है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाती। प्रौद्योगिकी प्रगति, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करें। गाड़ी ऐसी बनाएं जो 1 लीटर पेट्रोल से पहले 20 किलोमीटर चलती थी, ज़्यादा अच्छा इंजन बनाएं, 25 किलोमीटर चले, और ज़्यादा अच्छा इंजन बनाएं, 40 किलोमीटर तक ले जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें ये निर्गत उपभोगी हो। इट मीन्स उसका रिजल्ट अच्छा आए, ना कि उसमें इनपुट, ना कि उसमें लागत ज़्यादा लगे। अर्थात आगत कुशल तकनीकी, 1 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करके हम अपना काम कर सकें। एक
किलो सीएनजी से ज़्यादा हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकें, 1 किलो एलपीजी से ज़्यादा भोजन बना सकें। इस तरह का, जैसे प्रेशर कुकर है ना, उसमें जल्दी खाना बन जाता है, इसका मतलब गैस कम लगेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो, अर्थात संसाधनों का जितना प्रकृति निर्माण कर रही है। इससे पहले वाले यूनिट में हमने बात करी थी, संसाधनों का प्रकृति बनाती भी रहती है और उधर हम इस्तेमाल करते रहते हैं। वो बनाने की जो स्पीड है उतनी स्पीड से हम इनका इस्तेमाल करें। किसी भी स्थिति में निष्कासन की दर पुनः सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। गैर नवीकरणीय संसाधनों की अक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिनका नवीनीकरण आसानी से नहीं होता, जैसे जंगल है, कोयला है, पेट्रोल है, इसकी जगह हम कौन से संसाधनों का इस्तेमाल करें? नवीकरणीय, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका इस्तेमाल करें। प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए, पोल्यूशन को कम से कम करें। गैर नवीकरणीय को नवीकरणीय संसाधनों से प्रतिस्थापित करें, है ना। गैर नवीकरणीय संसाधन, पेट्रोल से, कोयले से चलने वाली चीज़ों को हम सौर ऊर्जा से चलाएं। जैसे बिजली कोयले से बनती है, तो हम कोयले के बजाय हम किससे बनाएं? सूर्य की किरणों से, सौर ऊर्जा से बनाएं। प्रदूषण को नियंत्रित रखें। प्रदूषण उत्सर्जन की, पर्यावरण की अवशोषण क्षमता तक सीमित किया जाना चाहिए। एक नदी का एग्जाम्पल देके, बेटा जी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि नदी का पानी, यहाँ एक बस्ती है ए है, ये कुछ गंदा करते हैं, बी बस्ती तक जाते जाते ये पानी प्रकृति दोबारा साफ़ कर लेती है। ये वाला एग्जाम्पल बताया था। बीच में एक बड़ा शहर बस गया, तो अभी शहर ने इतना पोल्यूट कर दिया कि यहाँ तक जाते जाते पानी साफ प्रकृति नहीं कर पाती। इस मीन्स नेचर भी अपने आप को हमेशा हीलिंग करती है, सुधार करती रहती है, लेकिन उसकी एक क्षमता है। उससे ज़्यादा हमने नुकसान किया तो फिर उस पर भी सुधर नहीं पाता। अब इसके लिए हम क्या करें? ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग, गैर परंपरागत, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, एलपीजी, सीएनजी आदि। तापीय विद्युत संयंत्रों तथा बड़े जल विद्युत संयंत्रों, बड़े डैम, पानी से जो बिजली बनती है, जो बहुत बड़े बड़े डैम हैं, उसमें क्या होता है कि कई सौ किलोमीटर मतलब कई किलोमीटर में को पानी फैला देते हैं। वो डैम बनाते हैं ना बहुत बड़ा, तो उस क्षेत्र का सारा जंगल ख़त्म हो गया। इसका मतलब जैव विविधता ख़त्म कर दी हमने वहाँ से। और ये भविष्य में कोई भूकंप आ जाए, कोई बड़ी चीज़ आ जाए, डैम टूट जाए, तो उससे क्या होगा? आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। इसके लिए हम बड़े डैम ना बनाकर छोटे छोटे डैम बनाएं, ज़्यादा डैम बनाएं, छोटे छोटे बनाएं, के स्थान पर लघु जल संयंत्रों की स्थापना करें। तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ कोयले से बिजली बनती है, इनको तो हम धीरे धीरे बंद कर ही रहे हैं। परंपरागत ज्ञान व प्रणालियों का उपयोग करें, जैसे उर्वरक के स्थान पर खाद का, गोबर की खाद का उपयोग करें। पशुओं के अपशिष्ट और वनस्पति गला सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है वो कहलाती है खाद। तो उर्वरक के स्थान पर इनका उपयोग करें, जैविक खाद बोलते हैं इसको। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करें। जैविक कीट नियंत्रक, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो हैं, उनके स्थान पर नीम के वृक्ष के अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक बनाए जाते हैं। नीम का पेड़, नीम की दातुन करिए कभी, कड़वी होती है। नीम के पत्ते खा के देखा है कभी? चेक करना, कड़वे होते हैं। एक तरह का ये क्या होता है? कीट नियंत्रक होते हैं। तो हम नीम के पत्तों का धुआं कर देते हैं, जैसे प्राकृतिक भी है, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, मच्छर मर जाते हैं। नीम के तेल का दीपक जलाते हैं, आजकल आ रहा है मार्केट में भी ये धीरे धीरे, है ना। और इसी नीम के की छाल से, नीम के पत्तों से कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई गई हैं जिनको छिड़काव करने से खेत में पीड़क कीट नियंत्रित हो जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो केमिकल्स के स्थान पर हम नीम के पौधे के उत्पादों का उपयोग करें। विभिन्न पशु पक्षी जैसे सांप, छिपकली, उल्लू, मोर आदि प्राकृतिक कीट नियंत्रक हैं, खेत में होते हैं। ये क्या करते हैं? खेत में कीड़ों को खा जाते हैं, तो हमारी फसल बच जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? पीड़कनाशी, कीटनाशी, एक तरह के जहर हैं, वो इतने खेत में मार दिए कि बेचारे सांप, छिपकली और ये पेड़, ये जो पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह,
ये सब कीड़ों को खाती हैं, लेकिन ये चिड़िया बेचारे उन जहरीले मरे हुए कीड़ों को, क्योंकि पॉइजन खा के वो तो मर गए, उन मरे हुए को ये खाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये भी मर जाते हैं। जैसे सांप है, चूहे खाते हैं, और चूहे हमारे खेतों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यदि सांप मर गए तो चूहे बढ़ जाएंगे। तो बजाय हम केमिकल्स के, है ना, किन का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को, उनका इस्तेमाल बंद कर देंगे तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ेंगे और ये हमारे कीट नियंत्रक कर देंगे। मिश्रित फसल व्यवस्था का हम प्रयोग करें, बता दिया था मैंने मिश्रित फसल व्यवस्था क्या होती है ऊपर। उपभोग और उत्पादन का आधारणीय ढांचे में परिवर्तन, बढ़ती क्रय शक्ति, अफवाहपूर्ण मिसयूज कर रहे हैं। उपभोक्ता बाजार, एक से एक मॉडल आ रहे हैं भाई। तुम्हां इतने पैसे कोई भी नहीं कमा सकता। जितनी तेजी से मार्केट में नए प्रोडक्ट आते हैं, उतनी तेजी से कोई भी दुनिया का इंसान पैसा नहीं कमा सकता। आप एक मोबाइल का मॉडल घर लेके आते हैं, दूसरे दिन ही पता लगता है यार इससे भी बढ़िया मॉडल आ गया। आपको लगता है यार मैं थोड़े दिन और रुक जाता तो अच्छा मॉडल मिल जाता, है ना। जब थोड़े दिन रुक के भी किसी ने ले लिया, मान लीजिए आपने 4 महीने बाद फिर नया मोबाइल ले लिया, पता लगा 1 महीने बाद अरे यार इससे तो बहुत बढ़िया मॉडल वो आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं उपभोक्ता बाजार, है ना, उपभोक्तावाद बोलते हैं इसको, कि नई नई चीज़ों के आकर्षण में फंसकर हम अपना पैसा भी खोते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायु शक्ति का उपयोग करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का उपयोग करें, जैविक कंपोस्ट खाद बनाएं, जैविक कीट नियंत्रक बनाएं, नीम से अनेक प्रकार के कीटनाशक, मिश्रित फसल, सांप चूहे ये कहानी खा जाता है। उल्लू मोर आदि भी हानिकारक कीटों को खाते हैं। ये सारी चीज़ें बातें हो गई। हाल ही में भारतीय पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं से दूर हो गए हैं और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बताएं कि पारंपरिक प्रथाओं को अपनाना किस प्रकार धारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो रहा है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा जी। कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए? दिया गया कथन काफ़ी उपयुक्त है। भारतीय परंपराएं पर्यावरण के अनुकूल थी, व्यवस्था के पूरक के रूप में काम करती थी, न कि इनके नियंत्रक के रूप में। ये 2020 में आया बेटा जी बोर्ड में। पारंपरिक कृषि प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, आवास, परिवहन आदि आंतरिक रूप से पर्यावरण के अनुकूल थे। हमारे जो पहले से रहते आ रहे थे हमारे बुजुर्ग, हमने आजकल क्या किया, एसी लगा के एयर टाइट कर दिया। अरे हमारे जब मकान में धूप नहीं आएगी, हवा क्रॉस नहीं होगी, तो निश्चित रूप से बैक्टीरिया और बीमारियां घर में बढ़ेंगी। और एसी लगाने के लिए हमें हवा क्रॉस करनी नहीं, क्योंकि हमें तो घर ठंडा रखना है। तो ठंडा तो लगता रहता है घर एसी वाला, लेकिन बीमारियां बढ़ती हैं। तो उसका तरीका क्या है कि एसी कम से कम चलाएं और हवा क्रॉस भी होती रहे। घर में धूप जरूर आनी चाहिए। धूप एक प्राकृतिक रोगनाशक है। प्राकृतिक प्रथाओं में प्राकृतिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जो कमोबेश दुष्प्रभावों को मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम औषधीय पौधों का उपयोग करते थे। उत्पादों को उपयोग अपनाकर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसी में ही हम वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारी पुरानी खेती में खाद का उपयोग होता था, अब उर्वरक का करने लगे, पेस्टिसाइड्स का, जहरीली कर ली हमने खाने की चीज़ें भी। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह के, ये मैं बार बार इसलिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धारणीय विकास आर्थिक विकास से किस प्रकार भिन्न है? धारणीय विकास और आर्थिक विकास में अंतर। धारणीय विकास एक तात्कालिक और आर्थिक विकास की बात कर रहा हूँ। यह एक तात्कालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह केवल वर्तमान और भविष्य की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब हमें आज एक चीज़ चाहिए, हमें आज एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हमने अभी का सोचा कि अभी एक अच्छी गाड़ी कैसे बन सकती है, हमने गाड़ी बनाई और सड़क पे ले आए। हमने ये सोचा ही नहीं इसका एवरेज कितना है, ये पोल्यूशन कितना करेगी। तो आर्थिक विकास है ना, खूब सारी बिक रही है, वो लोगों के पास सुविधाएं बढ़ गई, इसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। केवल हमने अब की समस्या सोची, है ना, एक ऐसी गाड़ी चाहिए, हमने बना ली बिना ये सोचे कि कितना पोल्यूशन करेगी। धारणीय विकास क्या है? दीर्घकालिक, लंबे समय की आवश्यकता और चिरस्थायी दृष्टिकोण है।
क्योंकि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। गाड़ी बनाने के साथ साथ हम ये भी देखें कि भाई ये पोल्यूशन कितना कर रही है। ये पेट्रोल से ना चला के हम यार सौर ऊर्जा से बना लें, बिजली से चलने वाली बना लें, तो ये कहलाता है धारणीय विकास। पर्यावरण की परवाह किए बिना वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर बल देता है। सिंपल है, समझ आ गई होगी बात। यह उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर बल देता है। किस किस में अंतर कर रहे हैं हम? आर्थिक विकास और धारणीय विकास में। इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी के लिए उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। भाई हमारी जो अब लोग हैं, उपभोक्ता हैं, इनको बेस्ट लाइफ दे दो, भविष्य में कुछ भी होता रहे, इस पे ये सोचता ही नहीं है। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के माध्यम से समय के साथ आर्थिक कल्याण में निरंतर वृद्धि हो। अब के लोगों को तो अच्छा जीवन मिले ही मिले, लेकिन भविष्य में भी लोगों को अच्छा जीवन प्राप्त हो। ये इसके अभ्यास प्रश्न है बेटा जी। ये पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? परिभाषा थी उसमें, जब संसाधन निष्कर्षण की दर उनके पुनः सृजन की दर से बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारे पर्यावरण का अपक्षय होता है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। वृक्ष क्या है? गैर नवीकरणीय, बहुत लंबा समय लेता है पूरा होने में। मछली नवीकरणीय है, जो समुद्र की मछलियां हैं। पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय है। कोयला गैर नवीकरणीय है। लौह अयस्क गैर नवीकरणीय है। जल आप दोनों में डाल सकते हैं। विश्व के प्रमुख 2 पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं? ये ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं और सरकार के समक्ष कौन सी समस्याएं पैदा करते हैं? बढ़ती जनसंख्या की बात हो गई थी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, संपन्न उपभोग मानक मीन्स उपभोक्तावाद, निरक्षरता, कम पढ़ा लिखा लोग भी ज़्यादा पॉल्यूशन कर देता है। औद्योगिकरण, फैक्ट्रियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। शहरीकरण पॉल्यूशन बढ़ाता है। वन क्षेत्र में कमी, अवैध शिकार जिससे जैव विविधता कम हो गई। वैश्विक उष्णता पूरा हमने एक टॉपिक ही पढ़ा है। पर्यावरण के क्या कार्य हैं ऊपर पढ़े हैं हमने लेक्चर फर्स्ट में। भारत में भूमि अपक्षय के उत्तरदायी 6 कारणों को बताइए। भूमि का अपक्षय हो रहा है, उसके कौन से 6 कारण हैं? किस प्रकार नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत ऊंची होती है? इस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज अभी डिस्कस किया ही हमने। क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? हाँ अभी है। पहले नहीं था पॉल्यूशन। अब से 100 साल 200 साल पहले पॉल्यूशन वाली समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रकृति की जितनी क्षमता थी उससे कम क्षमता में हम चीज़ों को ले रहे थे, तो समस्या नहीं थी। निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। पर्यावरण के संसाधनों का अति उपयोग, बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां हम इनका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण संसाधनों का दुरुपयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। भारत के किन्हीं 4 प्रमुख पर्यावरण समस्याओं को बताइए, ऊपर दी हुई हैं। पर्यावरण की हानि की भरपाई अवसर लागत भी होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कस किया है। इसका आंसर भी है कि अवसर लागत कैसे अधिक है। पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति, चलिए आप देख लीजिएगा बेटा जी। वैश्विक उष्णता क्या होती है, पूरा टॉपिक है। धारणीय विकास की परिभाषा की व्याख्या कीजिए, ये मैंने अभी बताई है आपको। धारणीय विकास क्या है, परिभाषा लिखी हुई है ना। धारणीय विकास की 4 रणनीतियों ये भी हैं। पर्यावरण संसाधनों की मांग, उनके प्रतिलोम की व्याख्या, हाँ ये भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे। चलिए आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे। और एक बात और कहनी थी आपसे कि यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छा है तो भी लिखिएगा कमेंट्स में, और कुछ बुरा लगता है तो वो भी बताइएगा, ताकि उसमें सुधार हो सके और अगली वीडियो जो आपके पास आती है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ आ सके। इन सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे होता है, वीडियो में नीचे खुल जाता है एक एरो के निशान से, पे उंगली रखने से, उसमें इस नोट्स के आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको याद करने में आसानी रहेगी वीडियो देखने के बाद। चलिए, थैंक यू। ओके।